हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ विश्वास न्यूज एक्सप्लेनर सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी चुनाव को लेकर। 2024 का अमेरिकी चुनाव 5 नवंबर 2024 को होने वाला है, जो अमेरिका का 60वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में अमेरिकन वोटर्स 4 साल के लिए अपने नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। ये इलेक्शन सिर्फ अमेरिकन लोगों के बीच ही नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, फाइनेंशियल मार्केट और दुनिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। बल्कि यूँ कहें कि पूरे विश्व की नज़र इस अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। चूँकि हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव को लेकर पल्लवी, और जैसा कि हम सभी जानते और समझते हैं कि जब कभी भी यूएस में इलेक्शंस होते हैं तो उस पर पूरी दुनिया की नज़र कई अहम कारणों से होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं कुछ मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपने इस पे लिखा है पूरे एक रिसर्च के साथ, जिसमें आपने बताने की कोशिश की है कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो काम कैसे करता है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम ये समझना चाहें कि अमेरिकी चुनाव की जो पद्धति है या जो तरीका है, उसे अगर हम एक बिल्कुल ब्रीफली एक नोट के तौर पे समझना चाहें, तो आप उसे कैसे बताना चाहेंगी कि ये इन कुछ अहम बिंदुओं के नज़रिए से हम अमेरिकी चुनाव और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझ सकते हैं? सो अल्टीमेटली तो चाहे भारत हो चाहे यूएस हो, जो जनता है वही वोट डाल रही है और वही उस पद के लिए नियुक्ति कर रही है। पर एक जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेंदी है और इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। बट बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो शुरुआत होती है हर स्टेट से। हर स्टेट के पास कुछ इलेक्टोरल सीट्स होती हैं जहाँ पर जो भी इलेक्टोरल्स होते हैं वो अपनी नॉमिनीज डिसाइड करते हैं कि मैं इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें बैक करूँ। ऐसे में सबसे शुरुआत होती है प्राइमरीज से। ओपन प्राइमरीज होते हैं और क्लोज प्राइमरीज होते हैं। या तो हर एक वोटर को मौका दिया जाता है वोट डालने का और ये नियुक्त करने का कि आप किस व्यक्ति को चाहते हैं जो आपकी पार्टी से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बने। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसकी शुरुआत जब कोई व्यक्ति नॉमिनेशन तक जो डिसीजन लिया जाता है वो तक ग्राउंड लेवल पे लिया जाता है, जहां पर आप डिसाइड करते हैं प्राइमरीज और कॉकसेस के थ्रू। प्राइमरी एक फॉर्मल वोटिंग होती है जहां पर चाहे वो रजिस्टर्ड वोटर्स हों, चाहे कई बार ओपन प्राइमरीज होते हैं, तो सारे वोटर्स जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट करके बता सकते हैं कि इस पार्टी से मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति नॉमिनेट हो प्रेसिडेंशियल पद के लिए। कॉकसेस में एक इनफॉर्मल गैदरिंग होती है जहां पर एक मास बॉडी डिसाइड करती है, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल पद के लिए खड़ा होना चाहिए, सिंपल भाषा में। यहाँ से आए नतीजों को लेकर नेशनल कन्वेंशंस होती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों की होती हैं। बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है फॉर्मल प्रेसिडेंशियल पद के लिए जो नॉमिनी है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, वो अपने नॉमिनीज डिसाइड करते हैं। राइट। अमूमन ये मेन जो पार्टीज हैं, मेन ये दो पार्टीज हैं, लेकिन वहाँ भी कई सारी पार्टीज हैं, बट मेन यही दो पार्टीज होती हैं जो पिक्चर में रहती हैं। सो नेशनल कन्वेंशन में जो प्रेसिडेंशियल पद के लिए चुने जाते हैं वो अपना असिस्टेंट निर्धारित करते हैं ऑन द स्पॉट, जो यूजुअली जो वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए उनको सपोर्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। आगे होता है पूरा चुनाव में डिबेट्स का दौर चलता है और कैंपेन्स चलते हैं अलग अलग राज्यों में, और प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं इंडिया में भी। दे आर वेरी ओपन डिबेट्स जहां पर बहुत ही ओपन तौर पर सवाल पूछे जाते हैं और जवाब भी दिए जाते हैं। बेसिस दिस नवंबर के पहले मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को इलेक्शंस किए जाते हैं, और उन इलेक्शंस में जो वोटर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल पद के लिए जो भी उम्मीदवार हैं उनको, और वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देते हैं। चुनाव की तारीख पे मैं आऊंगा तो उसके पहले एग्जैक्टली, बट लेट मी जस्ट फिनिश हियर। जब आप वोट डालते हैं, अब वोटर वोट डाल रहा है प्रेसिडेंशियल पद के लिए, बट एक्चुअल में वो प्रेसिडेंशियल पद के लिए वोट नहीं डाल रहा है, वो इलेक्टोरल को चूज कर रहा है, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो फाइनली निर्धारित करता है दिसंबर में। हालांकि ये देखिए मोर और लेस डिसाइडेड होता है, क्योंकि पहले ही एक अनाउंसमेंट किया जाता है लगभग 48 स्टेट्स में। ये वैसे भी यू कैन नॉट वोट अगेंस्ट इट। यस, दिसंबर में डिसाइड किया जाता है। वो एक फॉर्मल वोटिंग होती है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जहाँ पर डिसाइड होता है कि ये व्यक्ति फाइनली प्रेसिडेंशियल पद के लिए इन पर मोहर लग गई है और ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये प्रेसिडेंट होंगे। और जनवरी में वोट टेकिंग सेरेमनी होती है जहाँ पर फाइनली थ्रोनिंग होती है और
व्हाइट हाउस में एक नए राष्ट्रपति की स्थापना तो होती है। हम ये कहें कि ऐसा अमूमन लगता है जो चुनाव होने वाला है उसमें अमेरिका की जनता सीधे सीधे अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो वास्तव में एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं Right. और वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा करता है लोग उसके लिए इसी नवंबर में वोट डालने हाँ, वाले पर हैं। क्योंकि प्राइमरीज होते हैं तो इसलिए मोर और लेस कहा जा सकता है कि ग्राउंड लेवल पे ही वो चुनाव शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसे समझें जैसा अभी आपने बताया, तो सबसे पहले उम्मीदवारों ने कहा कि हम ये चुनाव लड़ेंगे, हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उसके बाद की प्रक्रिया होती है प्राइमरी और कॉकसेस। आपने जैसा कहा कि प्राइमरी स्टेट्स की तरफ से आयोजित होते हैं, कॉकसेस इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, कहीं लोग बैठ करके आपस में चर्चा वोटिंग के जरिए, और फिर इसके बाद जो है वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है जहाँ पे दो बड़े दल, बल्कि अन्य दल भी, लेकिन चूंकि हम रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ही बड़े दल के तौर पे सामने आते हैं, वहाँ पे फाइनल एक उम्मीदवार के तौर पे मुहर लग जाती है जो ट्रंप और कमला हैरिस हैं। जी। इसमें जो सबसे एक दिलचस्प है जिसके बारे में हम कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा कि आखिर जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जो उसकी तारीख है वो बड़ी ही नियत तारीख है। वो फिक्स है कि वो नवंबर के ही महीने में वो चुनाव होता है। क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है, कोई नियम है? अभिषेक, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इट, मैंने बोला कि वो पहले मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को होता है। So first Tuesday after Monday. Yes, first Tuesday after the first Monday. After the first. आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जो फॉल प्रत्येक 4 साल के बाद नवंबर में, प्रत्येक 4 साल के बाद, आप देखिए नवंबर का टाइम इसलिए चूज किया गया क्योंकि हार्वेस्टिंग हो चुकी होती थी फॉल वाली और विंटर आने वाली होती थी, तो सबसे ज़्यादा एक डिसेंट टाइम होता था वोटिंग के लिए। अब क्यों पहले मंडे के बाद आने वाला ट्यूसडे? क्योंकि यूजुअली अब अगर आप बोलेंगे पहला ट्यूसडे, तो पहला ट्यूसडे पहली तारीख को भी पड़ सकता है, जो एक बिजनेस डे होता है, और पहली तारीख को कोई भी इलेक्शन चुनाव करवाना थोड़ा सा एक मुश्किल प्रक्रिया है क्योंकि एक बिजनेस डे होता है। पर क्योंकि आपने बोला पहले मंडे के बाद आने वाला ट्यूसडे, वो कभी भी पहली तारीख नहीं हो सकती और कभी भी वो 8 तारीख के बाद नहीं आ सकता। तो एक आपने फिल्टर कर दिया आपने उस टाइम जोन को कि वो 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में ही होगा वो चुनाव। तो ऐसा हो जाता है कि 2 से 8 तारीख के बीच में होगा और इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम हियर। तो ये रीजन था कि पहले मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को ये इलेक्शंस ओके। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि जब लोग इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट कर लेते हैं, जिसके बाद ये लगभग तय हो जाता है कि अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। इसके बाद जब इलेक्टोरल कॉलेज अपने प्रेसिडेंट का चयन करती है तो वहाँ पे भी एक ऐसा ही मिलता जुलता टर्म हमें देखने को मिलता है, मंडे आफ्टर वेडनेसडे, जब इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का चयन करती है। तो ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मोर और लेस एक्चुअली, क्योंकि देखिए आपने इलेक्शन हो गया है, सब कुछ डिसाइडेड है और जनवरी में थ्रोनिंग भी होनी है क्योंकि एक टर्म खत्म हो रहा है। तो दिसंबर इज द मिड टाइम, जो सबसे सही टाइम होता है क्योंकि एक सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल वोट डाल रहे हैं और सबसे सिंपल तरीका होता है कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करा जाए और उस पर्टिकुलर टेन्योर में कर दिया जाए। सो यस, व्हाट यू सेड, इट्स इन जब हम बात पल्लवी इलेक्टोरल कॉलेज की करते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजे ही अमेरिकी चुनाव में ये तय करता है कि वहाँ का अगला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो वहाँ पे अक्सर एक कॉन्सेप्ट या ये कहें कि एक टेक्निकल टर्म सामने आता है जिसका जिक्र हम कहते हैं विनर टेक्स इट ऑल। ये क्या है और इसकी ये अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में ये फॉर्मूला कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? देखिए, विनर टेक्स इट ऑल एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, स्पेशली वोटिंग के टर्म्स में। मैं आपको अगर मैं नंबर से समझाऊं तो देखिए टोटल 538 सीट्स हैं, जीतने के लिए 270 सीट्स चाहिए होती हैं। अब 538 सीट्स का मतलब है टोटल 50 राज्य हैं। 50 राज्य में हर राज्य में पॉपुलेशन के मद्देनजर अलग अलग नंबर, जैसे हमारे भारत में होता है डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली है वहाँ कैलिफोर्निया। एग्जैक्टली। अब जैसे कैलिफोर्निया में 54 सीट्स हैं, वहीं वायोमिंग और वर्मोंट जैसी छोटी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिर्फ 3-3 सीट्स हैं। पर ये जो आपने विनर टेक्स इट ऑल बोला, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इमेजिन 7 इलेक्टोरल सीट्स हैं एक राज्य में। उन 7 में से एक पार्टी को, मानिए डेमोक्रेटिक्स को 4 सीट्स मिलती हैं और रिपब्लिकन्स को 3। ऐसे में
विनर टेक्स इट ऑल का रूल लगेगा और जिस व्यक्ति को 4 सीट्स मिली हैं उसको पूरी सीट्स मिल जाएंगी। मेजॉरिटी जो पॉपुलर वोट होगा, जिसको भी सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं, वो बाकी सारे वोट्स उसको मिल जाएंगे। अब ओवरऑल देखा जाए तो 2016 के चुनावों में हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट्स मिले थे, पर क्योंकि पॉपुलर वोट से ज़्यादा विनर टेक्स इट ऑल वाला रूल आ गया था, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा सीट्स मिल गई। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो सिर्फ यूएस में देखने को मिलता है। इसकी संभवतः इसी फॉर्मूले की वजह से हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा पॉपुलर कैंडिडेट होते हैं वो हार सकते हैं चुनाव में जी। इस फॉर्मूले की वजह से। जैसे एक नाम जहां हमें याद आता है वो अल गोर का भी है, जब वो बुश के हाथों हारे थे और इस फॉर्मूले की बहुत भूमिका। अल गोर वाज मोर पॉपुलर बट देन बुश वन, एंड ही लॉस्ट। सो भारत में भी इसका अगर कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, कई दफ़े ऐसा होता है कि चूंकि भारत में ऐसा है कि जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो आप अक्सर पाओगे कि ज़्यादा मत परसेंटेज और ज़्यादा वोट पाने के बावजूद कोई दल पीछे रह सकता है कम मत पाने के। अब देखिए भारत और उसमें मैं डिफरेंस आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पर मेन तौर पर जो पूरा इलेक्शन का एक कैंपेन रन होता है वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के अराउंड होता है। हालांकि भारत में ये हर चुनाव में उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। आप हमेशा ये जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर फेस होता है वो हमेशा उतना रेलिवेंट नहीं रहा है चुनावों में हिस्टोरिकली जितना यूएस में रहा है। यूएस में पूरे चुनाव, उसकी वजह ये है कि भारत में चूंकि हम एक दल को चुनते हैं और अमेरिकन जो सिस्टम है वो एक व्यक्ति को चुनता है और दोनों यहाँ की फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप एक एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं तो एमपी आपके राज्य उसका जो कार्यकारिणी है पूरी वो थोड़ी सी डिफरेंट है और फिर वो जा करके वहाँ पे उन्होंने चुना। तो और ये वजह है कि जो दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है कि अमूमन ऐसा लगता है कि हम डायरेक्टली अपने उसको चुन रहे हैं, लेकिन हम वस्तुतः अप्रत्यक्ष तौर पे ही चुनाव कर रहे होते हैं। यहाँ भी हम अपने एमपी का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, या अपने विधायकों को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री को चुनते हैं। वहाँ भी ऐसा है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज को चुनते हैं और अंत में इलेक्टोरल कॉलेज जो है वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनता है। एक जो सबसे दिलचस्प है कि चूँकि 4 साल का टेन्योर जो है वो बहुत ही फिक्स माना गया है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अमूमन जितनी भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे सरकारों का एक कार्यकाल होता है। अमेरिका में भी ये 4, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कार्यकाल की कोई सीमा है? 4 साल उनका एक फिक्स टेन्योर है? कोई व्यक्ति कितनी बार कितने कार्यकाल के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रह सकता है? इसमें इसको लेकर के देखिए आप अमूमन आप मैक्सिमम 2 टेन्योर्स के लिए रह सकते हैं, यानी कि आप 2 टेन्योर्स, यानी ओबामा एक एग्जाम्पल हैं जो 2 टेन्योर के लिए रहे। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में चुनाव जीते थे, उसके बाद 2020 में वो हार गए थे, ये उनका दूसरा टर्म है। अगर इस बार वो चुनाव जीते हैं, इसके बाद वो चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे, तो मैक्सिमम एक जो नॉमिनी है, एक कैंडिडेट है, वो 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला सवाल मेरा पल्लवी ये होगा कि जो प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंशियल पद के लिए नॉमिनेट हो चुका है उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? क्योंकि अमूमन हम जब देखते हैं कि कोई, जैसे अगर जो बाइडेन के संदर्भ में बात करें तो हमने देखा कि उनको अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से पीछे हटना पड़ा। तो अमूमन लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर दुनिया का सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, एक पावरफुल नेशन है, वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने जा रहा है तो उसकी उम्र और अन्य जो एलिजिबिलिटी है देखिए मेन 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। आप जन्मजात अमेरिकी होने चाहिए, आपके सिटीजन, आप अमेरिकन धरती पर आपका जन्म होना चाहिए, कम से कम आप 14 साल से अमेरिका में रह रहे हो और आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो। सो मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंशियल पद के लिए खड़ा होने की सिर्फ ये 3 है। जो बाइडेन अपने हेल्थ के कारण वो नहीं खड़े हुए, पर ऐसी कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है कि लिमिट के बाद आप प्रेसिडेंशियल पद के लिए नहीं खड़े हो सकते। हाँ, मिनिमम एज लिमिट 35 है। ओके। और अमेरिकी चुनाव एक और दिलचस्प अपनी कारण की वजह से सुर्खियों में रहता है, वो है वहाँ होने वाला प्रेसिडेंशियल डिबेट। जी। और तो जो प्रेसिडेंशियल डिबेट का जो वहाँ सिस्टम है उसमें अमूमन हम ये देखते हैं कि जो एक कमेटी है, वो कमेटी जिसका फॉर्मेशन दोनों दलों ने मिल करके किया था, जो प्रेसिडेंशियल
डिबेट को कराने का काम देखती है और प्रेसिडेंट के 3 डिबेट और वाइस प्रेसिडेंट का 1 डिबेट जो है वो फिक्स होता है। किसी भी इस तरह का जो डिबेट अमेरिकन सिस्टम में हम देखते हैं और जब हम भारत या किसी अन्य डेमोक्रेसी से तुलना जब हम करते हैं तो हम पाते हैं कि एक किसी भी वाइब्रेंट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए इस तरह के डिबेट का होना जो है उसकी आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता है। आप इसे कैसे देखती हैं? अमेरिकन प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसमें यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट का होना वो कितना उस इलेक्शन को अलग बनाता है या उसे कैसे अन्य देखिए, डेमोक्रेसी इट जस्ट और मेक्स इट मच मोर ट्रांसपेरेंट। सो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा इलेक्शन ही एक नाम के अराउंड हो रहा है कि आप जानते हैं कि आप किसके लिए वोट दे रहे हैं। ऐसे में वो व्यक्ति क्या फील करता है, वो क्या देश के लिए करने वाला है, उसका एजेंडा क्या है, उसके थॉट प्रोसेसेस क्या है, उसकी गोल लिस्ट में क्या क्या है। इस तरह की ओपन डिस्कशंस जब होते हैं तो एक वोटर के लिए एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है जो आपकी पार्टी क्या फील करती है, आपके पार्टी के जो एजेंडाज हैं उससे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे आप क्या काम करने वाले हैं, आपके क्या प्रोमिसेस हैं, आपके क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि इलेक्शंस में कई बार कई सवालों के जवाब नहीं भी दे पाते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। तो शॉर्टकमिंग्स से लेकर आपके जो हाई पॉइंट्स हैं उस तक हर चीज़ में क्लैरिटी हो जाती है। एंड सिंस यू आस्क्ड पर्सनली, आई रियली फील इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। और एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होना या किसी भी हाईएस्ट पोस्ट के लिए डिबेट होना एक डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है। एंड इफ पॉसिबल इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एवरीवेयर। खास करके जब चुनाव अमेरिका जैसा एक पावरफुल नेशन का हो तो पूरी दुनिया और वोटर्स को ये जानने का हक होता है, बल्कि उनकी ये नज़र होती है कि किसी पर्टिकुलर मसले पे, इंटरनेशनल ऑर्डर पे, इकोनॉमी पे, हर एंगल पे प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार क्या सोच रहा है, उसकी क्या पॉलिसी है, वो एक क्लियरली एक फॉर्मेट पे सामने आ जाता है। और उस समय पर आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे वो डिस्कशन हो रहा है, आगे उसको कोट कर पाना कि आपके बोल प्रोमिसेस ये थे और ये ऐसा हो रहा है। दुनिया के लिए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो चूँकि अमेरिका नाटो जैसे संगठन का वो है एक अलायंस के लिए, तो जितने भी पार्टनर उन सब के लिए एक क्लैरिटी की स्थिति होती है कि और उससे एक बेहतर डेमोक्रेसी और एक वर्ल्ड ऑर्डर में क्लैरिटी मिलती है। सो आज के इस एपिसोड में हमने बात की अमेरिकी चुनाव, उसकी मेथडोलॉजी, वो कैसे भारत लोकतंत्र होने के बावजूद भी भारत के चुनाव से कैसे थोड़ा अलग नज़र आता है और उसकी क्या बारीकियां हैं इन मुद्दों पे। विश्वास न्यूज़ के इस एक्सप्लेनर सीरीज के अगले एपिसोड में हम किसी ऐसे ही मुद्दे पे बात करते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि हम ऐसे चर्चा करें, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया और ईमेल चैनल्स के ज़रिए आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं और उन विषयों के बारे में भी हमें बता सकते हैं जिस पर आप ऐसी चर्चा चाहते हैं।